नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लातिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना साल 2000 से 2020 के बीच 2 बार डिफाल्टर हो चुका है। 2012 में ग्रीस डिफाल्टर बना, 1998 में रूस, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वाडोर डिफाल्टर हुआ था। जानकर हैरानी होगी कि 1991 में भारत की भी यही स्थिति थी। अब श्रीलंका को लेकर यही आशंका है और पाकिस्तान पर से भी संकट के ये बादल छटे नहीं हैं। कई बार देश दिवालिया हो चुके होते हैं और उन्हें भी इसका पता नहीं होता है। यहां तक कि इसका जिक्र उन देश के इतिहास की किताबों में भी नहीं होता है। ज्यादातर देश कम से कम 1 या 2 बार दिवालिया हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कि कर्जदाता उस देश से कारोबार बंद नहीं करता है। जिस देश पर कर्ज बढ़ता जाता है वो किसी व्यक्ति की तरह कारोबार बंद नहीं कर देता है। वह कुछ न कुछ भुगतान कर कारोबार जारी रखता है। एक देश के पास डिफाल्टर होने की स्थिति का सामना करने के कई तरीके होते हैं। ज्यादातर देशों के वित्त मंत्री डिफाल्टर होने की स्थिति आने पर यह घोषणा कर देते हैं कि उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। इस हालत में वित्त मंत्री कुछ और बेहतर करने की स्थिति में नहीं होता है। जब कोई देश खुद को डिफाल्टर घोषित करने पर मजबूर होता है तो यह एक बड़ी परिघटना होती है। कई बार ऐसा वक्त आता है कि कोई रास्ता नहीं बचता है। जैसे पिछले साल नवंबर महीने में श्रीलंका के पास महज 3 हफ्ते के आयात बिल भरने भर डॉलर बचे थे, लेकिन अब भी उसने खुद को डिफाल्टर होने से बचाए रखा है। पाकिस्तान के साथ भी यही नौबत आती है तो चीन और सऊदी अरब आर्थिक मदद करके उसे बचा लेते हैं। अर्जेंटीना ने 2001 में अपने कर्जदाताओं के कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया था। तब अर्जेंटीना पर भारी कर्ज था। भारी बेरोजगारी के कारण लोग सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जेंटीना में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया भर के कर्जदाताओं के लिए दूसुपन की तरह था। अर्जेंटीना का संकट डिफाल्टर होने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। उसने अपनी मुद्रा पैसों को डॉलर के बराबर कर दिया था, यानी 1 पैसों का मतलब $1 था। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के सामने अर्जेंटीना किसी भी सूरत में बराबरी नहीं कर सकता था। अर्जेंटीना ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया और न ही नए नोट छापे। इस डर से सरकारी खर्च भी नहीं बढ़ाया कि निवेशक बढ़ते कर्ज को देखकर भाग न जाए। सरकार पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई थी। अर्जेंटीना ने तत्कालीन कर्ज के भुगतान को निलंबित कर दिया और कहा कि वे पहले देश की आंतरिक जरूरतों पर ध्यान देंगे। इस घोषणा के बाद सबने अर्जेंटीना को उधार देना बंद कर दिया और अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो औंधे मुंह गिर गई। इस घटना के बाद देश पूरी तरह तबाह हो गया था। सड़कों पर हिंसा भयावह हो गई थी। बैंक बंद कर दिए गए थे। जिन्होंने देश के बैंकों में हजारों डॉलर जमा कर रखे थे वे अचानक खाली हाथ हो गए। जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। उसके पास $1 अरब से भी कम बचा था। ये डॉलर महज 20 दिनों के तेल और फूड बिल के भुगतान में ही खत्म हो जाते। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी कि बाकी दुनिया से कारोबार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज $72 अरब तक पहुंच चुका था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार से लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था। महंगाई, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा दोहरे अंक में पहुंच गए थे। 1990 में भारत के आर्थिक संकट में सामने की कुछ वजह अंतर्राष्ट्रीय भी थी। 1990 में गल्फ वार शुरू हुआ था और इसका सीधा असर भारत पर पड़ा था। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई और इसकी चपेट में भारत भी आ गया। 1990-91 में पेट्रोलियम आयात बिल $2 अरब से बढ़कर $5 अरब 70 करोड़ हो गया। ऐसा तेल की कीमतें बढ़ने और आयात के वॉल्यूम में वृद्धि के कारण हुआ। इसका सीधा असर भारत के व्यापार संतुलन पर पड़ा। इसके अलावा खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई और इससे विदेशों से आने वाला रेमिटेंस भी प्रभावित हुआ। भारत में उस वक्त राजनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ गई थी। 1990 से 91 के बीच राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रही। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाने से इंकार कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन सरकार जाति और मजहब की लड़ाई में फंस गई। देश भर में दंगे हुए। दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। मई 1991 में आम चुनाव होने तक केयरटेकर सरकार रही।
इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई अपना पैसा निकालने लग गए थे और निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। महंगाई 7वें आसमान पर थी और तेल की कीमत लगातार बढ़ गई थी। आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई और रुपए में 20% तक का अवमूल्यन किया गया। बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। आईएमएफ ने भारत को 1 अरब 27 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन इससे हालात बिल्कुल नहीं सुधरे। वित्तीय वर्ष 1991 के अंत तक चंद्रशेखर की सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हुई। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनागत बदलाव की बदौलत चीजें नियंत्रित हो गई। 1991 में भारत की जो स्थिति थी वही आज श्रीलंका की हो रही है। 100 ग्राम हरी मिर्च की कीमत 71 रुपए श्रीलंकाई रुपए हो गई है। 200 रुपए किलो आलू बिक रहा है और 1 किलोग्राम दूध के पाउडर से 100 ग्राम के पैकेट बनाए जा रहे हैं ताकि लोग उनको खरीद सके। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही है। केवल 1 महीने में खाद्य सामग्री की कीमत में 15% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 के अंत में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अरब 60 करोड़ डॉलर था। यह राशि 2020 में 5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी विदेशी कर्जों और अन्य फॉरेन एक्सचेंज भुगतान की तुलना में काफी कम थी। 2020 की शुरुआत से ही श्रीलंकाई रुपया काफी दबाव में था। 2020 के अंत तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 7 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया और 2021 के नवंबर महीने में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर हो गया। श्रीलंका के पास यह रकम 3 हफ्ते का आयात बिल भरने से ज्यादा की नहीं है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका को सीसीसी रेटिंग दी है और यह डिफॉल्ट होने से ठीक पहले की रेटिंग है। श्रीलंका को इस साल 4 अरब 50 करोड़ डॉलर का कर्ज अदा करना है। इसकी शुरुआत 18 जनवरी से होनी है। 18 जनवरी को 50 करोड़ डॉलर के इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड की अदायगी की तारीख है। अगर श्रीलंका इसे नहीं चुका पाएगा तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। 1991 में भारत की जो स्थिति थी और अभी जो श्रीलंका की स्थिति है, इसे फिलहाल दिवालिया वाली स्थिति नहीं कहा जा सकता है। दिवालिया होने का मतलब यही है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब हो रही हो, जैसे अभी श्रीलंका के साथ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का उस देश से भरोसा उठ जाता है और कर्जदाता कर्ज अदायगी की तारीख बढ़ाने से इंकार कर देते हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। विदेशी कर्ज की रकम से कम विदेशी मुद्रा भंडार का होना दिवालिया होना नहीं होता है। अभी भले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी कर्जों से ज्यादा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। भारत के पास अभी जितनी विदेशी मुद्रा है उससे 1 साल का आयात बिल भरा जा सकता है और यह बहुत अच्छी स्थिति है। विदेशी कर्ज दुनिया के सभी देशों पर है, वो चाहे अमेरिका हो या चीन हो या फिर जापान हो। पर असल मुद्दा यह है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। डिफॉल्टर होने का मतलब यह है कि आपने तय तारीख पर कर्ज अदायगी नहीं की और यह दिवालिया होने की शुरुआत है। कहने को कई लोग श्रीलंका को दिवालिया देश बता रहे हैं, लेकिन यह टिप्पणी श्रीलंका की बाहरी अर्थव्यवस्था के रूप में ज्यादा ठीक है। अगर ठीक से देखें तो श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था दिवालिया नहीं हुई है। श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था तब दिवालिया होगी जब सरकार ही दिवालिया हो जाएगी। सरकार तब दिवालिया होती है जब राजस्व मिलना बंद हो जाता है, लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं और नए नोट छापने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगला कदम यही होता है कि लोग देश की मुद्रा स्वीकार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर मिनट उसका मूल्य गिरता रहता है। श्रीलंका की सरकार अभी इस स्थिति का सामना नहीं कर रही है। अभी भी श्रीलंका का टैक्स से राजस्व उसकी जीडीपी का 9% है। हालांकि ये ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर है। अपनी मुद्रा में लेन देन लोगों ने अभी बंद नहीं किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि श्रीलंका की सरकार 12 महीने घरेलू अर्थव्यवस्था चला सकती है। जब तक सरकार दिवालिया नहीं होती है तब तक देश भी दिवालिया होने से बचा रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।